सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें हम एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीव हमारे जैसे और अनेक जो आपके आसपास जानवर हैं या पशु पक्षी हैं या पौधे हैं, ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा दिखाया गया है, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि भी दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में बहुकोशिकीय जीव जैसे जलीय पौधे एवं जलीय जंतु आदि दर्शाए गए हैं। इसके साथ साथ आप अपने आसपास भी बहुकोशिकीय जीव को देख सकते हैं। अतः अब आप एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव को भली भांति समझ गए होंगे, ऐसा हम मानते हैं। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसे हम एक बहुत ही सरल उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, जिस प्रकार किसी भी प्रकार के भवन के निर्माण में, चाहे वो छोटा सा मकान हो अथवा बहुमंजिली भवन हो या इमारत हो, सभी में आपने यह देखा होगा कि भवन की मूलभूत निर्माण इकाई ईंट अथवा पत्थर ही होती है। इसी प्रकार जीव की संरचना भी मूलभूत रूप से कोशिका से ही निर्मित होती है। ऐसे ही जीवों के समस्त कार्य जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि, ये सभी के सभी कार्य कोशिका के माध्यम से ही होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिका ही जैविक संरचना व जैविक कार्यों के मूल में है। अतः अब हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? कोशिका जीव की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आइए अब हम कोशिका के बारे में किस किस जीव वैज्ञानिक ने कब कब क्या क्या किया, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहली बार किसने कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया? बच्चों, विद्यार्थियों, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। उसके बाद रॉबर्ट बाउन ने केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार व बाद में इसके बेहतर सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय सन 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थियोडोर श्वान ने ही पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। इस आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि उनका ये सिद्धांत यह बताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद पहली बार रुडोल्फ विर्कोव ने सन 1855 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इसके लिए ग्रीक में कहा गया है ओमनिस सेलुले ई सेलुला। रुडोल्फ विर्कोव ने स्लाइडेन व श्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर एक नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार कहा जाता है। पहला सूत्र है, सभी जीव
कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, और दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। विद्यार्थियों, आपने आरंभ में प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवश्य देखा होगा। आप उनकी संरचना का स्मरण करें। देखिए इस चित्र के माध्यम से कि प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहर सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है, आप चित्र में देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देखिए, मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, ये होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट कहते हैं, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। आप इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य या फिर अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःप्रदव्य प्रजालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय अर्थात माइक्रोबॉडी, गोल्जी सामिश्र लयनकाय अर्थात लाइजोसोम व रसधानी आदि प्रमुख रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। इस प्रकार हम यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या आप इसे सूचीबद्ध करना नहीं चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में जो अंतर आपने जाने हैं अब तक, उनको सूचीबद्ध करें। क्या आप जानते हैं कि कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं? विद्यार्थियों, हाँ, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और यह लगभग 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है, जबकि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। इसी प्रकार पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, अर्थात सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका गोलाकार होती है और इनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती हैं। ये कोशिकाएं बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृतिक प्रकार की हो सकती हैं। आपने देखा कि कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है।